हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 29 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोट्स कंसल्टेशन पेपर ऑन नीड फॉर अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग टेली कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो अभी क्या ये जो ड्राफ्ट पेपर एमर्ज हुआ है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर देखेंगे जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे 5G हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ठीक है। तो उसमें किस तरह से लीगल फ्रेमवर्क की क्या ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकें, जो 21वीं सेंचुरी इंडिया में जो टेली कम्युनिकेशन की रियलिटीज़ हैं उनको एड्रेस कर सकें, ठीक है। मतलब ऐसे भी फ्रेमवर्क ना बनाओ कि जो टेलीकॉम कंपनी से वो अपना काम भी ना कर सके, ठीक है। तो किस तरह से हमें उसको बैलेंस करके रखना है। तो इस न्यू लॉ का क्या क्या प्रपोजल्स हैं आप देख लेते हो। सबसे पहले क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे देगा, एक राइट दे देगा कि वो किसी भी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती हैं, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और वो मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या करेंगे, कुछ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करते हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, थ्रू एडुकेट प्रोविजंस टू एंश्योर रेगुलेटरी सर्टेनिटी एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हम जरा देखते हैं कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन, देखो गाइस क्या होता है। स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है, स्पेक्ट्रम क्या हो गया, जैसे नेटवर्क्स वगैरह हो गए, तो वो एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज को। तभी हम बोलते हैं कि यार एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है या जियो का नेटवर्क नहीं अच्छा है, इस तरह का चीज़ें बोलते हैं ना। तो वो आपके स्पेक्ट्रम पर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर जो क्लैरिटी होगी, रेगुलेटरी क्लैरिटी, उसको भी और ज़्यादा क्लियर किया जाएंगे। एट प्रेजेंट जो स्पेक्ट्रम असाइनमेंट किए जाते हैं वो पॉलिसीज और कोर्ट ऑर्डर के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। रिसेंटली कैग की रिपोर्ट आई थी जिसने हाईलाइट किया था कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन करने में क्या क्या कमियां आती हैं। फाइन। इसके अलावा इफेक्टिव राइट ऑफ वे होगा, मतलब एक लीगल राइट होगा जिसके ही एक रूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी उस बंदे को दे सकते हो जो उस बंदे को बिलोंग करती है। लीगल राइट टू पास along a specific route through property belonging to another through a uniform non-discriminatory framework to ensure continuity of connectivity। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो करंट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ठीक है, उसको और ज़्यादा वाइडर करेंगे, ठीक है, विद द वाइडर कंसेप्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंटल फंड, ठीक है। जैसे आपने देखा अलग अलग तरह के डेवलपमेंट फंड आते हैं, जैसे मिनरल डेवलपमेंटल फंड भी है ना, इस तरह के फंड्स होते हैं। तो उसी तरह इससे रिलेटेड भी डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम और प्रोविजंस डालेंगे जिसके अंदर हम क्या कर सकें, जैसे पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, इस तरह के या नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के रिलेटेड जो मेजर्स हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेमवर्क होंगे इसमें फॉर मर्जर्स एक्विजिशन, मतलब किस तरह से अगर दो कंपनी, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया ने मर्ज किया है, तो अगर कोई मर्ज करता है या कुछ किसी और का नेटवर्क एक्वायर करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या फ्रेमवर्क होगा उस हिसाब से किया जाएगा। एंड प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इंसॉल्वेंसी एज वेल एज पेनल्टी, ठीक है, या किसी भी नेटवर्क पे कोई पेनल्टी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या फ्रेमवर्क होगा उसको बनाया जाएगा। अब क्या है कि क्या रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था कि इंडिया में जो स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है वो एडहोक बेसिस पे होता है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है बिटवीन 2012 से 2021। इसकी वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है उसमें सर्टेनिटी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम एलोकेट करने में भी डिले देखा होता है। जो भी गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम अलॉट करती है, जो गवर्नमेंट को मिलता है वो आइदर सब ऑप्टिमली यूटिलाइज होता है और या अनयूज ही होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी तो कोई स्टेप्स नहीं लिए जिसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को असेस किया जाए, जबकि ये मैंडेटरी किया गया था नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, सम 85% डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया नाउ फेस एरिड कंडीशन एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी, एनवायरनमेंट में कवर होगी। एरिड का मतलब क्या होता है कि 85% डिस्ट्रिक्ट को इंडिया में अब ड्राई कंसीडर कर दिया गया है। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जुलाई मंथ में, ठीक है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए कि 756 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 63 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको नॉन एरिड है, मतलब कि वहाँ पे सूखा बिल्कुल नहीं है, जबकि 660 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी डिग्री ऑफ एरिडिटी है, ठीक है। ये तो बहुत कम है, माइल्ड है या मॉडरेट है या फिर सीवियर है, ठीक है। इसके अंदर मॉनिटर किया गया है एक एग्रीकल्चर ड्राउट, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, और एंड एन एनोमली फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू। ये सिग्निफाई किया है कि इन डिस्ट्रिक्ट में वाटर शॉर्टेज है जिसकी वजह से डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है वो इम्पैक्ट होगी। फाइन। एरिड लैंड्स वो लैंड्स होते हैं जहाँ पे प्लांट्स में से, मतलब कि जो वाटर है वो इवेपोरेशन की वजह से कम हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स में से भी ज़्यादा रेट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। आपको पता है ना, प्लांट्स के अंदर पानी होता है, ठीक है, जब वो मतलब सांस लेते हैं तो अपना पानी वो छोड़ते हैं, तो प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। एरिड रीजन इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ पे होता है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, रन ऑफ कच्छ। इसके अलावा सेमी एरिड रीजन है पंजाब, गुजरात और कुछ वेस्टर्न घाट्स के रीजन हो गए जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। 69% लैंड जो इंडिया में वो ड्राई लैंड है, अब वो चाहे एरिड में है, सेमी एरिड में है, ड्राई सब ह्यूमिड में है, ठीक है। चैलेंजेस क्या, इंडिया में ऑलरेडी वाटर की कमी देखने को मिल रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, रेनफॉल भी कम आ रही है, वाटर रन ऑफ ज़्यादा है, एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को लेकर, ठीक है। इसके अलावा हम क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम अपने एरिड लैंड है, ड्राई लैंड है, उसको थोड़ा हम सही कर सके, रिकवर कर सके। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है, बोले जा रहे हैं कि ट्रेडिशनल वेराइटीज़ को कल्टिवेशन करो, इंटरक्रॉपिंग करो, मल्चिंग करो, माइक्रो इरीगेशन करो। स्कीम ये लेके आए हुए, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम लेके आए हुए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, तो इस तरह की कुछ स्कीम्स लेके आए हैं। अब जरा हम देखते हैं नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 3 तरह के ड्रॉट्स को कंसीडर किया हुआ। एक मेट्रोलॉजी, देखो कहीं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नॉर्मल ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो कभी शायद ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ पा रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। 3 तरह के ड्रॉट होते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और एग्रीकल्चर ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होती है जब किसी एरिया में एक्चुअल रेनफॉल कम आए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल रेन। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होती है, अगर सरफेस वाटर में डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि जो वहाँ के लेक्स हैं, रिवर्स हैं, रिजर्वर्स हैं, अगर वहाँ पे जो वाटर है वो कम दिख रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। एक है एग्रीकल्चर ड्राउट, इसके अंदर क्या होता है, बहुत जो सोइल का जो मॉइस्चर होता है वो बहुत कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से क्रॉप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्चेस द 11th एग्रीकल्चर सेंसस। फाइन, तो अगेन ये जो न्यूज़ एग्रीकल्चर में करोगी, इंडिया का एग्रीकल्चर सेंसस है उसको अभी 1970-71 में कंडक्ट किया गया था, इस कोलैबोरेशन विद स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर। और एक इसका प्रोग्राम था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, हर 5 साल बाद इसको कंडक्ट किया जाता है। अगर इस सेंसस से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे लैंड होल्डिंग्स, नेचर क्या है, ठीक है, उनके साइज़ क्या है, क्या क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड यूज़ को लोग किस तरह से लैंड को यूज़ करते हैं, क्या टेनेंसी है, लोगों ने कितना लैंड लीज पे दे रखा है या कितने लोगों ने ले रखा है, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, इन सब की नॉलेज मिल जाती है। सेंसस प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि कहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ पे हमें अपनी जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और इसको लिंक करता है विद वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। 11 सेंसस के अकॉर्डिंग पहली बार ऐसा हुआ था जो डाटा कलेक्शन हुआ था वो स्मार्टफोन और टैबलेट्स पे हुआ था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से सेंसस के वक्त, 11 सेंसस में पूछ लेता है, पेपर पे पहला सेंसस कब हुआ था, कंप्यूटर पे कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑफकोर्स फास्टर और एक्यूरेट आप क्या कर सकते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट स्टेट्स ने ऑलरेडी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर चुके हैं, जिससे एग्रीकल्चर सेंसस डाटा को कलेक्ट करना और ईजी हो जाएगा। 10th एग्रीकल्चर सेंसस जो कि 2015-16 में हुआ था, इसके अंदर क्या जरा देखते हैं स्टेटस। इसमें बोला था कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड हो, वो ऐसे फार्मर्स जिनके पास 86.2 फार्मर्स हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्रॉप एरिया उनके पास 47.3% है। लैंड होल्डर्स, अभी भी लैंड होल्डिंग्स इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है और जो छोटे फार्मर्स उनके पास बहुत कम लैंड है, ठीक है। अब वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर किया है, जो पहला वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर है वो 1930 में हुआ था, और ये किसने किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 1950 में, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN का है, उसने क्या किया था, वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर को एडवोकेट किया था, ठीक है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ऑपरेशनल होल्डिंग्स का जो कंसेप्ट आया था वो इंडिया ने अडॉप्ट किया था, जो कहीं ना कहीं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड सेंसस था उससे कुछ अलग था, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं थी। वो होल्डिंग्स विच आर नॉट ऑपरेटिंग एनी एग्रीकल्चर लैंड, और जो एंगेज एक्सक्लूसिवली इन लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिशिंग, मतलब कि किसी के पास लैंड है लेकिन उसमें एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहे, पालन पोषण कर रहे हैं पशु का, ठीक है, तो उसको काउंट नहीं किया था। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रेंड ऑन FDI इन इंडिया। तो गाइज ये जो न्यूज़ इकोनॉमी में क्या होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हाईएस्ट एनुअल FDI देखने को मिले नियर अबाउट $84.835 बिलियन का 2021-22 में, जिसके अंदर उसने पिछले साल का भी FDI को ओवरटेक कर दिया जो कि $2.87 बिलियन था, ठीक है, मतलब कि इससे ज़्यादा, मतलब कि पिछले साल नियर अबाउट 82 कुछ होगा, तो उससे प्लस $2.87 बिलियन देखने को मिला है। और की ट्रेंड्स क्या है,
कहाँ से सबसे ज़्यादा FDI आ रहा है? सिंगापुर, उसके बाद सेकंड USA, फिर मॉरिशस। सबसे ज़्यादा आ कौन से स्टेट में रहा है? कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। टॉप सेक्टर्स कौन से सेक्टर में आ रहे हैं? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो गाइस ये एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FDI मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज हुआ 76% एज कंपेरिजन टू 21%, 2021। तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर FDI आएगा तो उससे क्या होएगा? हमारा जो मेजर नॉन डेप्ट और स्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्स रहेगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होगा, ठीक है, स्किल्स हमें अच्छी मिलेंगी, मैनेजमेंट टेक्निक्स अच्छी मिलेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। मतलब डिफरेंट कंट्रीज, हमारी इंडिया में इंटरेस्ट है तो हम डिफरेंट कंट्री के साथ इकोनॉमी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा के। और क्या बेनिफिट्स होगा? क्वालिटी जॉब क्रिएट होगा, इनोवेशन प्रमोट होगा, ठीक है, कैपिटल इन्फ्लो होगा, एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? तो हमने एडवांटेज देख लिया। डिसएडवांटेज ये कि लोकल कल्चर इरोड होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री अपने कल्चर को एस्टेब्लिश करेगी। स्मॉल बिजनेसेस को थ्रेट होएगा, इंडस्ट्रीज पोल्यूट करेंगी, ठीक है। एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा। मॉडर्न डे इकोनॉमिक कोलोनिज्म, मतलब एक तो होता है कि आपने देश को हड़प लिया है, एक होता है देश की इकोनॉमी को क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने बस में कर रहे हो। पॉलिटिकल करप्शन देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे दिक्कत आएगी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट वॉन्स महाराष्ट्र पोल बॉडी ऑफ कंटेम्प्ट इफ OBC कोटा इंक्लूडेड इन द महाराष्ट्र लोकल पोल्स। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी पोल्ट एंड गवर्नेंस में करोगी। अभी क्या है, ये ऑर्डर आया है जब गवर्नमेंट ने प्ली डाली थी कि जो किस मतलब कि री नोटिफाई करो ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस टू 367 लोकल बॉडीज वेयर द इलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी बिगन, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्ली डाली थी कि हमें 367 लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन डालनी चाहिए, ठीक है, वो जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्शन प्रोसेस बिगन हो चुकी है। अब लोकल बॉडीज़ में OBC की रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, नहीं, अब इसको देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और स्टेट गवर्नमेंट अलाउड करती है कि उनको अपने स्टेट के किस किस बंदे को OBC में कंसीडर करना है और उसको रिजर्वेशन देनी है या नहीं देनी। 2010 में के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया बोला था। इन्होंने बोला था एक तो डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी, जो डाटा कलेक्ट करेगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी को OBC में इंक्लूड कर रहे हो तो उसकी बैकवर्डनेस की कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखना है कि अगर आप उसको हर लोकल बॉडी में कितना % आपको रिजर्वेशन देना है। इसके अलावा ये बोलना है, ये देखना है कि ये रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा एक्सीड ना हो। ये 50% से ज़्यादा एक्सीड हो गया तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होगा। फाइन। इन केस जो स्टेट और यूनियन टेरेटरी है वो ये ट्रिपल टेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही क्राइटेरिया को, ठीक है, द इलेक्शन टू एनी ऑफ इट्स लोकल बॉडी कैन नॉट बी पोस्टपोन, ठीक है, बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया UAE फ्रांस होल्ड द 3 मैडन ट्राइलेटरल मीटिंग। तो गाइस इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा। देखो अभी इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से कोऑपरेशन बढ़ा सकें, वो देख रहे हैं। स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स आते हैं। ब्लू इकोनॉमी में, रीजनल कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन इन मल्टीलेटरल फोरा, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी और स्टार्टअप। अब इंडिया UAE फ्रांस के क्या ट्राइलेटर, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सबसे पहले इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन बढ़ेगा अंडर दिस फ्रेमवर्क, और इससे क्या होएगा इंटरनेशनल, क्योंकि हमारा चाइना के ऊपर जो कंसर्न है स्पेशली हर एक कंट्री का, तो वो हर कंट्री क्या करना चाह रही है, उस वक्त चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहिए। इसके अलावा हम किस तरह से वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में, अरेबियन सी में अपनी ऑटोनॉमी को किस तरह से एडवांस कर सकते हैं, सो दैट जो एनर्जी और रीजनल सिक्योरिटी उसको तरह इंश्योर कर सके। UAE और इंडिया दोनों कंट्रीज वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन की हैं, जबकि जो फ्रांस है वो तो आपको पता है वो पावर है इस रीजन का, ठीक है। और यहाँ पे 2 ओवरसीज डिपार्टमेंट हैं जो फ्रांस ने ओन किए, एक मायोटो, एक रीयूनियन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की ग्लोबल पावर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इंडिया सक्सेस करेगा, इससे इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, लुक वेस्ट पॉलिसी, सागर स्कीम, उस सब में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्या इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक के, एक तो ब्रिक्स है, क्वाड नेशन, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, ये सब है, ठीक है। इंडिया ये दोनों कंट्रीज़ हैं, ऑलरेडी I2U2 का भी पार्ट है। I2U2 याद रखना है, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। फाइन। I से 2 कंट्रीज़ के नाम है, इंडिया और इजराइल, और U से UAE एंड USA। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते अपनी छोटी छोटी।
रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स, इलेक्शन कमीशन ने अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में लीगल अमेंडमेंट करके मॉडिफिकेशन किया रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 में, और इससे कुछ चेंज प्रपोज किए हैं। अब क्या है, इन्होंने ये बोला है अगर कोई बच्चा 17 साल से ऊपर हो गया है वो एडवांस में ही वोटर लिस्ट के लिए एनरोल कर सकता है वोटर कार्ड के लिए। इलेक्टोरल रोल को हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने बाद अपडेट किया जाएगा, और जो भी एलिजिबल यंगस्टर्स है वो अपने अगले क्वार्टर में खुद को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा है अगर आपको अपने आधार डिटेल्स को नहीं करना है वो ऑप्शनल है। फाइन। नेक्स्ट है एड फॉर ट्रेड। अभी क्या है, इंडिया को एड मिली है ताकि वो अपना ट्रेड अच्छा कर सके। ठीक है, और ये एड दिया डेवलप्ड कंट्रीज ने 2020 में। ठीक है, और इसका हाईएस्ट रेसिपिएंट बना है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एड इंडिया को मिली है। इसमें इंडिया को नियर अबाउट $2.7 बिलियन मिली है आउट ऑफ $48.7 बिलियन। ठीक है, एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2005 में WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में, जिसके अंदर ये था कि जो भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, उनके ट्रेड को प्रमोट करेंगे ताकि वहाँ पे जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस कर सकें। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प मिलती है, स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं टू एड्रेस द सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्स्टेकल। इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है WTO और OECD, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेट यूसेज ग्रोस फास्टर इन रूरल इंडिया रिपोर्ट। अभी ये रिपोर्ट आई है बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला है कि रूरल इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स है वो 18% इंक्रीज़ हुआ, जबकि अर्बन एरिया में 5% हुए हैं 2021 में। देखो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये कि पहले रूरल इंडिया ज़्यादा वीक था, अब अच्छा बढ़ रहा है। रूरल इंडिया में 351 मिलियन यूज़र्स हैं जो कि 37% रूरल पॉपुलेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब क्या रूरल एरिया में लोग इंटरनेट क्यों नहीं यूज़ होते, क्योंकि उनको समझ नहीं आता यूज़ करना कैसे है। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, अलोंग विद द उनको अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली रूरल। गोवा में मैक्सिमम इंटरनेट की पेनिट्रेशन और बिहार में सबसे कम है। जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं वो 2025 तक 900 मिलियन बन जाएंगे। नेक्स्ट है हब एंड स्पोक मॉडल। अभी क्या जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो क्या करेगी, LMT 111 मतलब इतनी कैपेसिटी को बिल्डअप करेगी ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल सिलोज एट 249 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, देखो इसका एम क्या है, देखो सपोज करो हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये सपोज करो ये एक आपका स्टोरेज है, सपोज करो मैंने इसमें बहुत सारी आपके लिए चॉकलेट्स रख दी, तो जिसको चाहिएगा वो यहाँ आके ले लेगा। ठीक है, यहाँ से मैं सबको चॉकलेट डिलीवर कर दूँ। ठीक है, तो ये हब हो गया, और ये जो जितनी दुकानें जिनको मैं डिलीवर कर रही वो स्पोक्स हो गई। फाइन, तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव ये कि हमें अपनी जो फूड्स ग्रेन्स जहाँ स्टोर करते हैं उसको मॉडर्नाइज करना है और स्टोरेज कैपेसिटी को और बढ़ाना है। हब एंड स्पोक मॉडल एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन असेट्स को जोड़ देते हैं फ्रॉम स्टैंड अलोन लोकेशन, जिसको रेफर बोलते हैं स्पोक। ठीक है, एडवांटेज ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कॉस्ट एंड टाइम भी बचाता है, और सिंप्लीफाई होता है, सिंपल मेथड है। नेक्स्ट है अर्थ ओवरशूट डे। तो अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है मैं आपको बता दूं। अर्थ ओवरशूट डे ये होता है लाइक एक साल में नेचर आपके लिए कितना रिसोर्सेज क्रिएट कर सकती है और आप उसको कितनी जल्दी कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, जैसे वही बात है, सपोज करो मैंने 1 घंटे में कुछ खाना बनाया और आप 15 मिनट में खा लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरशूट, मतलब जो मैंने चीज़ 1 घंटे में बनाया आप 15 मिनट में कंज्यूम करके। तो यही बोला है। इस साल जो अर्थ ओवरशूट डे है वो 28 जुलाई को बनाया गया, मतलब जो एक्चुअल में 31 दिसंबर ही होना चाहिए, क्योंकि बाय अगर नेचुरल देखा जाए तो 1 साल में जो नेचर ने क्रिएट किया तो आपको उसको 1 साल में ख़त्म करना चाहिए, पर हम लोग हैं क्योंकि ह्यूमन है हम। ठीक है, तो 28 जुलाई को वो ख़त्म हो गया है। अ डे बिफोर इट वॉज सेलिब्रेटेड लास्ट ईयर, पिछले साल 29 जुलाई को हुआ था, और 2020 में ये मंथ पहले मतलब 22 अगस्त को हुआ। तो आप देख रहे हो ना कितना ग्लोबल वार्मिंग का है। अर्थ ओवरशूट ये बताता है कि जब वो डेट जब ह्यूमैनिटी ने नेचर का बजट को एग्जॉस्ट कर दिया 1 साल का। ठीक है, मतलब 1 साल का आपको बजट मिला था कि 10,000 रुपये आपको या 1 लाख रुपये की 1 साल में आप खर्च सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने उसको 6 महीने में ख़त्म कर दिया। इसको कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दैट प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद द मेन्यू ऑफ टूल्स टू हेल्प द ह्यूमन इकोनॉमी विद अर्थ्स इकोलॉजिकल लिमिट्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन फोटन डेटिंग। अभी ये फॉसिल फ्यूल्स की बर्न करने की वजह से रेडियो एक्टिव कार्बन 14 के प्रोपोर्शन में कम देखने को मिला है इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कार्बन 14 डेटिंग एडवर्सली। कार्बन 14 डेटिंग है क्या
ये बताती है, ये कुछ इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कार्बन बेस्ड मटेरियल्स हैं उनकी एज को एस्टिमेट करती है जो ओरिजिनेट होते हैं लिविंग हो गया। आपको पता है ना कार्बन कहाँ से निकलता है, मेनली ह्यूमन या एनिमल के एक्सक्रीटा से निकलता है। प्रिंसिपल क्या है, ये लिविंग थिंग्स होते हैं जो कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव कार्बन 14। ठीक है, जब कोई भी बंदा मर जाता है तो वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो एक्यूमुलेट होता है, वो कंटिन्यूसली डिके होता रहता है। ये मेजर करता है कि कितना अमाउंट रह गया है, और लेफ्ट ओवर गिव्स एन एस्टिमेट फॉर हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन डेड। नेक्स्ट है विटामिन B1, थायमीन भी बोलते हैं। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइट करी है फॉर विटामिन B1 अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ब्लड ड्रग्स। ठीक है, कई बार बताया क्या है, देखो इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्कीम स्टार्ट हो रखी है, जिसके अंदर हमने इंडिया को फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिलायबल बनाना है। रिलायबल क्या है, मतलब कि सेल्फ रिलायंट बनाना है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफाइड 41 एलिजिबल प्रोडक्ट्स के लिए अगले 6 साल के लिए। विटामिन B1 वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो आपकी बॉडी के कुछ कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता है एज एन एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, और ये अच्छा रोल प्ले करता है नर्व, मसल एंड हार्ट फंक्शन। और नेचुरल सोर्सेज क्या है, आउटर लेयर्स हैं एंड जर्म ऑफ सीरियल्स, ईस्ट, बीफ, पोर्क, नट्स, होल ग्रेन एंड पल्सेस। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत। अभी का जो इंडिया नेवी उसको रिसेंटली इंडिया की पहली एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत डिलीवर हुई है, जिसके अंदर 76% इंडिया का माल लगा है। ठीक है, और वो कहाँ है, बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। विक्रांत है क्या, इसका नाम रखा गया है अंडर आफ्टर इट्स प्रीडिसेसर जिन्होंने 1971 के वॉर में काफ़ी रोल प्ले किया था, और इसको यूके में बिल्ड किया गया है। इससे इंडियन नेवी को हेल्प होएगा कि वो ब्लू वाटर नेवी में को डेवलप कर सके। ब्लू वाटर नेवी वो होती है जो ऑपरेट कर सके ग्लोबली अक्रॉस वास्ट डीप वाटर्स में भी वो ऑपरेट कर सके डिफरेंट ओशंस। नेक्स्ट है सीखो और कमाओ, नाम से समझ में आ रहा है, लर्न एंड अर्न स्कीम। सीखो एंड कमाओ स्कीम को कंटिन्यू किया गया, जिसके अंदर उसने अपने टारगेट को सरपास कर दिया है। ठीक है, जिसके अंदर 33% जो टोटल ट्रेन बेनिफिशरीज है वो फीमेल्स हैं, और 58.9% फीमेल ट्रेनिंग्स हैं 2020-21 में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा 2013-14 से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ये कि जो माइनॉरिटी सेक्टर के जो लोग हैं उसके स्किल्स को अपग्रेड करते हैं इन वेरियस मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्किल्स, डिपेंड करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, सो दैट वो इजीली अर्न कर सकें और खुद को एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं, या तो उनको नौकरी मिल सके या खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। 75% एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है, जिसके अंदर 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर में चाहता है वो। लास्ट न्यूज़ है प्लेसेस इन न्यूज़। सबसे पहला प्लेस है जो कि इराक, जिसकी कैपिटल है बगदाद। रिसेंटली प्रोटेस्टर्स ने कुछ इराक की पार्लियामेंट को ब्रीच किया ना, शो ऑफ फोर्स। अब देखो इराक कहाँ पे स्थित है कहाँ नहीं है आपको वैसे खुद पता होना चाहिए। मिडल ईस्ट नेशन है, वहाँ कौन कौन सी कंट्री के द्वारा बॉर्डर किया जा रहा है। शॉर्ट कोस्ट लाइन है पर्शियन गल्फ में। ठीक है, फर्टाइल क्रिसेंट पर लाई करता है, क्रॉस बाय रिवर यूफ्रेट, टिग्रीस यहाँ से जाती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर है, यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है वो यूफ्रेट है, फॉलोड बाय टिग्रीज। ISP के चीकादार। ठीक है, नेक्स्ट है म्यांमार, जिसकी कैपिटल है नया पाइता। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ म्यांमार में किसी लोगों के फांसी दी गई है तो उसको कंडेम किया है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसको बुर्मा भी और गोल्डन लैंड भी बोलते हैं। इसका जो अगर नेबर देखो तो नॉर्थ में चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में भी थाईलैंड और लाओस इसकी ईस्ट में है। बांग्लादेश और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो इसके नॉर्थ वेस्ट में है। अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करता है। वाटर बॉडीज इसकी जो मेन रिवर्स है चिंडविन और इरावाड़ी है। हाईएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए एलिवेशन म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया है। लार्जेस्ट सिटी और इकोनॉमिक सेंटर वो मेनली यंगून, जिसको रंगून भी बोलते थे। ठीक है, तो गाइस ये 29 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।